नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश में जन्मे किरेन रिजिजू दूसरी बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। महज 42 साल की उम्र में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालने वाले किरेन रिजिजू दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले किरेन रिजिजू की गिनती पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर होती है। आज हम किरेन रिजिजू से नॉर्थ ईस्ट राज्यों की समस्याओं और गृह मंत्रालय में इनके कामकाज के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। किरेन जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। नमस्कार। आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, इसके बावजूद मोदी जी ने आपको न सिर्फ मंत्री बनाया बल्कि गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी दिया, इसमें आपको राज्य मंत्री बनाया। इससे यह साफ लगता है कि नई सरकार का विशेष ध्यान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के डेवलपमेंट पे रहेगा। क्या कहेंगे? विश्वास की बात है। नेतृत्व की अपने जो टीम बनाते हैं तो उस समय उनको ये तय करना है कि कौन किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएंगे। तो ये विश्वास है कि हम पुराने लोग हैं तो उनके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, जो वो पार्टी के महासचिव थे तब से साथ में काम किया है। और पूर्वोत्तर के बारे में विशेष करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तो उनको लगा होगा कि शायद अरुणाचल से जो सांसद है मैं, गृह मंत्रालय में मंत्री देने से काम को करने में और समझने में बल मिलेगा, इसी कारण होगा। लेकिन अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं की, तो वाकई में पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं हैं क्या, और भारत सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? समस्याएं तो बहुत है और इसमें आपको अब गिन के बताना मुश्किल है, क्योंकि 68 साल में बहुत कुछ हुआ नहीं है। जो एक रूटीन भारत सरकार की ओर से कामकाज तो होता है, लेकिन एक जो बल मिलना चाहिए था कभी मिला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों को आगे करना है। पूर्वोत्तर के राज्य उग्रवाद की भीषण समस्या से ग्रस्त हैं। कहा जाता है कि जब तक उग्रवाद की समस्या से पूर्वोत्तर के राज्य नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ का विकास काफ़ी मुश्किल है। वो तो सबसे बड़ा समस्या है। अभी 40 से ज़्यादा उग्रवाद जो संगठनें हैं वो अभी पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। तो मैं गृह मंत्रालय में आने के बाद हम लोगों ने पहचान की है कि कितने लोगों से बात की जा सकती है और कितने लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, या जो पुराने हम लोगों के जो वार्तालाप चल रहा है कुछ गठों से, संगठनों से, उसको बल कितना तक दिया जाना चाहिए, एक हम लोग ने समीक्षा किया है। अभी निर्णय नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ कि आने वाला 1-2 महीने के अंदर इस पे नतीजा हम लोग ज़रूर देंगे कि हम लोग जो बातचीत चल रहे हैं उसको कितना आगे ले जाएंगे। क्योंकि बहुत से जो उग्रवाद संगठन ऐसे हैं जो बातचीत के नाम पर बातचीत तो होते रहते हैं, लेकिन बातचीत के बाद वो अपना समय निकाल करके फिर हथियार जमा करता है, फिर उससे भारत के खिलाफ उनका योजनाएं और काम जो चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि बातचीत जो एक दायरे में होना चाहिए और एक सीमित होना चाहिए। 1 साल 2 साल उसका नतीजा होना चाहिए। आज तक जो बातचीत चल रहे थे वो वर्षों तक बातचीत चल रहे हैं और कोई नतीजा निकला नहीं है। लेकिन क्यों नहीं नतीजा निकल पाता? नहीं, वही उसमें मैं कह रहा हूँ ना, अभी जब आप बल नहीं देंगे तो नतीजा नहीं निकलेंगे। नतीजा के लिए आपको मूल रूप से कारण जो होता है, किस कारण ये सब समस्याएं आई हैं, उसको समझना पड़ेगा। भारत सरकार के पास इतना समय रहा नहीं पूर्वोत्तर के बारे में सोचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा समय देना चाहिए इस विषय को लेकर के। तो अब आपकी नई सरकार
पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए पूरी जोरदार ठोस पहल करेगी? हम लोग तो, मैंने कह चुका है कि मैं असम में जाकर के बताया कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस बातचीत को कमज़ोरी ना समझे, बातचीत को फ़ायदा उठाते हुए कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश के लिए नुकसान हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जो पूर्वोत्तर में जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, वहाँ पे जितना जो आज जो घटनाएं हो रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो वहाँ के जो स्थानीय लोगों को ही हो रहा है। उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं से लूटा जा रहा है। तो आप सबसे बड़ा नुकसान तो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं को ही पहुँचा रहे हैं। भारत सरकार को आप क्या नुकसान करेंगे? भारत इतना विशाल देश है, उससे आप अलग हो नहीं सकते। लेकिन उसको एक आप अलग से इशू बना करके हमको अलग राज्य चाहिए या अलग हमको एक देश बनाना है अलग से, इस तरह का बात उकसा के कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए बातचीत जो है वो संविधान के दायरे में ही हो और कोई गुमराह ना करे, क्योंकि हमारे जो युवा है बहुत लोग जंगल चले गए, ज़िंदगी बर्बाद हो गए। उन लोगों को मुख्य धारा में वापस लाना है। इसलिए लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब जंगल में जा कर के आप हथियार उठाने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, वो अपना समाज को ही नुकसान होता है। संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए संसद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कहा कि नई सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शुमार है नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों का विकास। तो अगले 5 साल में क्या कुछ करेंगी? इसमें देखिए, सबसे पहले बुनियादी जो सुविधाएं हैं, आपको लोगों तक पानी पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, वो तो प्राथमिकता रहेगा ही। लेकिन उसको बल देने के लिए पूर्वोत्तर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो बिल्कुल नहीं है। अच्छे सड़कें नहीं हैं वहाँ पे, अच्छा विकास का कोई सिंबल नहीं है। हम लोगों ने ये सोचा है कि सबसे पहले पूर्वोत्तर के अंदर, पूर्वोत्तर के ही लोगों के बीच में वर्ल्ड क्लास सड़कें होना चाहिए, रेलवे ट्रैक होना चाहिए, और वहाँ पे एविएशन सेक्टर में एरोप्लेन्स जो छोटे होते हैं, एयरक्राफ्ट बड़े होते हैं, उसको उतारने के लिए अलग अलग जगह हम लोग तय किया जाए। तो एयरपोर्ट्स सब जगह बने, पैसेंजर्स और उसको लोगों को सुविधाएं के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देना चाहिए। साथ साथ हम लोग ने ये सोचा कि जो एजुकेशन है और हेल्थ, इसको ट्रस्ट दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि एम्स जैसे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सब तो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो एम्स के स्तर पर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और आईआईटी जो है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जो है, वो हर राज्य में होना चाहिए। तो हमारे 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर में, 8 राज्यों में 8 एम्स के स्तर का और आईआईटी के स्तर का वहाँ हम लोग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए यहाँ से घोषणा हुआ है। आगे जाकर के राज्य सरकारों से बातचीत करके ज़मीन लेने का और ये सब प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य रूप से उस स्तर का संस्थाएं जो वहाँ खोलेंगे, उसके लिए जो पैसे हैं और मैन पावर जो चाहिए वो आसान नहीं है। उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में योजनाएं के साथ हमको काम करना होगा। इसलिए पिछले 68 साल में जो कुछ नहीं हो पाया वो हम 5 साल में करने के लिए कोशिश करेंगे। ये आसान नहीं है, लेकिन हम प्रतिबद्ध है कि ये काम को जैसे भी हम अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। और टूरिज्म के लिहाज से देखें, पर्यटन के लिहाज से तो काफ़ी संभावनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। वो घोषणा तो किया है, उसमें बजट में तो आएंगे ही। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में उसका जिक्र हुआ है। 50 जो टूरिस्ट सर्किट का हमने बात किया है, मैं समझता हूँ कि मैंने टूरिज्म मिनिस्टर से भी बात किया है, 50 में से कम 8-9 जो टूरिस्ट सर्किट है वो पूर्वोत्तर में ही होगा। क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। आज के दिन में वहाँ मारामारी का वजह से काफ़ी बदनाम हुआ है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जो है पूर्वोत्तर का बहुत ही ज़्यादा आकर्षक करता है। और मेरे ख्याल से हमारे जो नई प्लानिंग और पॉलिसी के साथ
जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ जगह ऐसा है, वो देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आना चाहते हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। उसके लिए हम पूरा तैयार करेंगे। हमारे 5 साल के कार्यक्रम में टूरिज्म को एक प्राथमिकता देने का, हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ उसके बाद और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम ध्यान देने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब दिल्ली या देश के अन्य इलाकों में पढ़ने आते हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि इनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। कुछ महीने पहले की ही बात है, अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानियम की हत्या हुई थी तो पूरे देश में काफ़ी इसको लेकर हंगामा भी मचा था और काफ़ी निंदा की गई थी। कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए? घटना रोकना ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सरकार को तो करना ही है, उसका दायित्व है, लेकिन उसको रोकने में आम जनता के जो भावना है और आम जनता के मन में क्या सोचता है इस पर निर्भर करता है। एक प्रदेश के जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेश के लोगों के प्रति, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं, जानकारी भी होना चाहिए, इज्जत भी होना चाहिए। हिंदुस्तान का तरक्की तभी होगा जब हर प्रदेश के लोग बराबरी दर्जा मिले और सब एक साथ मिल करके आगे बढ़े, तब देश का तरक्की होगा। 1-2 प्रदेश आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और अन्य लोग जो अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार वगैरह होता है या कभी जो कहते हैं कि नस्लवाद का वो शिकार होते हैं, वो लोगों के जो दिमाग में संवेदनशीलता जो होना चाहिए वो नहीं के कारण से ये सब होता है। इसलिए सरकार का काम है कार्य करना, या कोई घटना हो गया उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उससे पहला उसको रोकने के लिए ऐसा घटनाएं ना हो उसका प्रयास होना चाहिए। और हम मेरे लेवल में मैंने मीटिंग भी कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कमेटी बनाई है उसका मैंने पहला जो मीटिंग है मैंने कर लिया है, उसका रिपोर्ट भी जुलाई 1st वीक में आने वाले हैं। और साथ साथ देश के जो नागरिक हैं, अन्य नागरिक किसी भी राज्य के, सबको ये बताना और सबको ये जानकारी मिलाना ज़रूरी है कि हमारा देश विशाल है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो पूर्वोत्तर के लोग इस चीज़ को बहुत ही गंभीर रूप से लेते हैं जब उनके खिलाफ या उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के फ्रंट पर नॉर्थ ईस्ट के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, आप जब एक विश्व के मानचित्र देखेंगे और ख़ास करके एशिया का आप जब देखेंगे तो भारत के जो पूर्वोत्तर है वो बहुत ही अहम उसका एक अपना लोकेशन है। जो जियो पॉलिटिकल आप दृष्टि से देखेंगे उसमें भी पूर्वोत्तर बहुत ही अहम एक जगह पे बसता है। पूर्व की ओर ईस्ट एशिया जो चाइना, जापान, कोरिया वगैरह बसता है, और साउथ में साउथ ईस्ट एशिया, उसके साथ सब भारत का जो जोड़ना है वो पूर्वोत्तर भारत से ही होता है। लोग ये समझते हैं कि पूर्वोत्तर भारत जो है दिल्ली से बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचना वो मुश्किल है, लेकिन आप दूसरे तरफ से देखें तो भारत का शुरुआत जो है वो पूर्वोत्तर भारत से होता है। और हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो अमेरिका और यूरोप के साथ नहीं है। मैं तो ये बल दे करके बहुत सालों से मैं कहते आया हूँ, भारत एक एशिया का देश है और भारत का भविष्य एशिया में ही है। तो एशिया के जब आप बात करते हैं तो भारत का एशियन कॉन्टिनेंट में जो जोड़ है वो पूर्वोत्तर भारत से ही होता है। किरण जी, आप लोगों ने नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता ने आप पर भरोसा किया और ऐतिहासिक बहुमत दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद अचानक रेल यात्री किराए में और माल भाड़े में भारी पैमाने पर वृद्धि की गई। तो देश की जनता कैसे हम माने कि अच्छे दिन आ गए हैं? ये हम लोग चर्चा का जो केंद्रित जो है छोटे छोटे बातों पे हम लोग ज़्यादा केंद्रित करते हैं। हमको अगर अच्छा रेल का सुविधा चाहिए, लोग डिमांड करते हैं कि रेल का पटरी ठीक नहीं है, बहुत सी जगह में रेल पहुंचा नहीं है, रेल के डिब्बों के अंदर में गंदगी है, अच्छी तरह से सर्विस नहीं है, और जो टिकटिंग सिस्टम है वहाँ के स्ट्रक्चर्स जो है और जितना सुविधाएं हैं वो अच्छा नहीं है।
वो कहाँ से आएंगे? तो आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू अच्छी तरह से आएंगे तो जो रेल का विकास है वो तभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन और फास्ट जो एक्सप्रेस ट्रेनों की बात की है, वो कैसे बनेंगे? ये लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही बनेंगे। इसलिए पहले में रेल से आप लोगों से टिकट के नाम पर और भाड़ा गाड़ी के हिसाब से आपको जो पैसे मिलते हैं, उसका इस्तेमाल जो है रेल का विकास के लिए नहीं हुआ। तो रेल का विकास जो तभी होगा जब आप रेल का जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ावा देंगे। अभी जो हाल में रेल का टिकट का कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है 14% का, वो तो यूपीए सरकार के जो अंतरिम बजट आया था उसमें तो प्रपोजल दिया हुआ है। तो हमारा आम जनता को तो ये भूल जाते हैं, उनको पता नहीं है ना। उसमें बढ़ोतरी का प्रपोजल दिया हुआ है वित्त मंत्री ने कि रेल का अगले जो रेवेन्यू में कमियां आने वाले हैं, इसलिए इसका बढ़ोतरी जरूरी है और रेल विकास के लिए उसके जो प्रावधान है उसको हमारे सरकार ने मान्यता देते हुए बढ़ोतरी की है। तो उसको हमने महंगाई लाने के लिए किया है, इस तरह से जोड़ के दिखना नहीं चाहिए। अगले 4-5 साल के बाद जब सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब ठीक है। आपकी बात मान लेते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर या फिर जो है रेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के नाम पर आप लोगों ने कड़े निर्णय लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ाने या बढ़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। अब पिछले 10 साल में महंगाई इस तरह बढ़ गया 200%, 300%। अब ये सोच भी नहीं सकते हैं। जो 10 रुपया का है वो अब 30 रुपया बन गया है। 2004 में जब हमारे सरकार थे उससे 200-300% महंगाई बढ़ा है। वो लगातार बढ़ा है पिछले 10 साल में। उसको कम करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए, अब रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ जहाँ पहुँच गई है उसको वापसी तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए और उसको जो बढ़ोतरी को कम करने के लिए, महंगाई तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए कि 10% से ऊपर 1-2% से महंगाई बढ़ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो इकोनॉमिक थ्योरी में है, लेकिन लोगों को इसका नुकसान ना हो। लोग, महंगाई अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका इनकम जो है उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारा तो सरकार का प्राथमिकता तो बिल्कुल साफ है कि इसलिए हमारा सरकार को अभी बने हुए 1 महीने हुए हैं तो अभी सारा चीज़ को हम ठीक कर देंगे, ये सोचना भी गलत बात है। अभी जिस तरह से कुछ राज्यों के राज्यपालों ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर खूब राजनीति हो रही है, क्या यह उचित है? उसमें राजनीति होने का मतलब ही नहीं है। गवर्नर का एक संवैधानिक पोस्ट है। अभी जितने गवर्नर हैं सबको पिछले सरकार के उस समय में कार्यकाल में अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी जो होगा वो निर्णय तो प्रधानमंत्री जी और अपने स्तर में करेंगे। हमारे मंत्रालय उसको देखते हैं। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसेस है वो होम मिनिस्ट्री से ही होते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे कहना ठीक नहीं है क्योंकि एक ये संवेदनशील मुद्दा है। हिंदी को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार कई राज्यों पर जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर जबरदस्ती सरकारी कामकाज में हिंदी लोगों पर थोपना चाह रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये गलत बात है। हिंदी राजभाषा है जो इन ऑफिशियल एक्ट 1963 के मुताबिक हिंदुस्तान में बहुत सारा भाषाएं हैं केंद्र सरकार के लिए, और जो हिंदी जो बोलने वाले प्रदेश है जिसका हम क प्रदेश कहते हैं उनके लिए हिंदी जो है राजभाषा है। तो उन प्रदेशों के लिए और भारत सरकार के लिए कोई अगर निर्देश जाता है तो वो कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पर ये सब जायज़ है, लेकिन भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि जो हिंदी नहीं बोलने वाले प्रदेशों के ऊपर हिंदी थोपा जाएगा। ये बात कहा नहीं, ये गलत बात है। और यूपीए सरकार के समय 10 मार्च को एक सर्कुलर निकले थे जिसमें ये कहा गया है कि सोशल मीडिया वगैरह में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी बल दिया जाना चाहिए। उसी को 27 जो मई को एक सर्कुलर गया था, वो एक नॉर्मल सर्कुलर है। वो कहीं भी ये नहीं कहता कि हमारे सरकार ने हिंदी को थोपने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये तो अनावश्यकता एक विवाद बना दिया गया। कोई विवाद ही नहीं है। मैंने खुद देखा है, मैं
ऑफिशियल लैंग्वेज का मैं मंत्री इंचार्ज हूँ, ये मेरा अधीन है, मैंने मंत्रालय में समीक्षा भी लिया है। इस तरह की कोई बात नहीं। हमने कहा कि जो हिंदी बोलने वाला क्षेत्र, और हम लोग भारत सरकार के विभिन्न जो हमारे विभागों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार अच्छी तरह से होना चाहिए। वो अपने इस्तेमाल के लिए कह रहे हैं ना, किसी को ठोपने का बात नहीं। आप सोशल मीडिया फेसबुक में कौन आपको रोक सकते हैं? ये फ्रीडम है। आप जो भाषा में आप अपना चलाना चाहता है उसको प्रोत्साहन देंगे, सरकार रोकेंगे नहीं। ये गलत प्रचार से इस तरह से कोई राजनीतिक दलों ने, कुछ मुख्यमंत्रियों ने बेवजह विवाद का तूल दिया गया, ऐसे कोई बात है ही नहीं। आपकी सरकार सोशल मीडिया पर काफ़ी ध्यान दे रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या हो सकता है? आप देखिए, वो तो आज के दिन में जो युवा लोग हैं वो लोगों के प्रति और एक दूसरे के प्रति जोड़ना चाहते हैं। जोड़ते हुए उसका आप सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरेक्टिव जो आप रहना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहने से आपका लाइफ एक्टिव होगा, ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सोशल मीडिया को मिसयूज़ करें और आप उसको एक दूसरे के प्रति बदनाम करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, या आपका ज़िंदगी जो है पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से तबाह हो जाए, ऐसा नशा के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। सोशल मीडिया को अच्छा के लिए, अपने भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही हमारा भविष्य का एक वो लगता है कि दिशा है। अपने देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है आतंकवाद। आतंकवाद के खात्मे के लिए आपकी सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है? आतंकवाद के मुद्दे पर तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में हमारे सरकार का उद्देश्य कह चुका है कि ज़ीरो टॉलरेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बर्दाश्त अगर करेंगे तो फिर हावी हो जाएंगे। देश का सुरक्षा हमारे प्राथमिकता है। इसलिए हम हमारे जो गृह मंत्रालय के जो माध्यम से देश का सुरक्षा अच्छी तरह से हो, इसका हम ध्यान में है। ये हमारा एक उस पर प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि भारत आगे बढ़ना है, विश्व में बहुत आगे जाना है, ये तभी संभव है जब हमारा जो देश है सुरक्षित हो। बतौर गृह राज्य मंत्री आप अपने लिए क्या चुनौती मानते हैं? चुनौती बहुत है। इतने सालों से इतना बड़ा विशाल देश, भारत के पास सब कुछ होते हुए भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसके लिए बहुत कुछ करना है। और अभी तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के नाते मेरे पास बहुत सा काम दिया गया है। बॉर्डर मैनेजमेंट, सारा हिंदुस्तान के इतने लंबे बॉर्डर है, ज़मीन पे है और समुद्र में है, उसका पूरा हमारे पास है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो प्राकृतिक आपदा को लेकर के बहुत विश्व में चर्चा हो रही है, इसका भी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद बहुत से ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन है, पुलिस को दुरुस्त बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है वो डिवीज़न है, वो भी मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे फॉरेनर्स डिवीज़न है, सारा विषय जो है, बहुत बड़े बड़े जो काम है हम लोग देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा विभाग मिला है, बहुत ही इसमें काम करने का मौका है। तो मैं समझता हूँ कि जो दायित्व दिया है उसको अगर हम निर्वाह करेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो मंत्री हैं हम लोग पूरे देश के लिए निछावर, पूरे देश के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और काम काज में कोई कमियां नहीं होना चाहिए, और हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ निजी बातें करेंगे। आपने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, कानून की पढ़ाई की, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में तो हमारे परिवार थे, मेरे पिताजी एमएलए थे, और 70 के दशक में हमारे परिवार जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो जो अग्रणीय जो स्तर पर थे, जब सबसे पहले राजनीति में आने वालों में से हमारे परिवार थे, तो नेचुरली एक इंटरेस्ट रहता ही है। लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो वकालत करने के बाद मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। फिर 90 के जो विधानसभा चुनाव में हमको वहाँ जाना पड़ा एक छात्र के रूप में एक्टिवली, फिर मेरे पिता के साथ में वहाँ काम करना पड़ा। उसके बाद फिर लगातार राजनीति के क्षेत्र में काम करते रहा। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो
प्रोफेशन है, मैं वकील के रूप में मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, वो नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी राजनीति में आया है तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही है ज़िंदगी में, तो अभी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। राजनीति के अलावा क्या कुछ करना पसंद करते हैं? अभी तो समय मिलता नहीं ना। हम तो जब राजनीति में आए तब से अपने परिवार के बारे में और अपने निजी के भला के लिए कुछ सोचना ही छोड़ दिया हम लोग। तो मैं अपने घर आज तक नहीं बनाया, कितने सालों से राजनीति में है। ऐसा कोई नेता मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, तो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जहन में नहीं है। मैं उस लोगों में से नहीं हूँ जो राजनीति अपने लिए करते हैं, इसलिए इतने जो बड़ी मात्रा में लोग मुझे समर्थन देते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए आगे जो मौका मिला है भारत सरकार में, बहुत साल के बाद हमारा पार्टी सरकार में आए हैं, तो ये मौका है, इसलिए लोगों के लिए काम जो करके फिर हमने जो अपना सेक्रीफाइस लोगों के लिए जो करने का बात की है, वो बिल्कुल दिखाई देना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा हुआ है, हमारा प्रदेश, हमारा देश के लिए, सबके लिए हमारे वजह से, हमारे काम से भला हुआ है। यही हम विश्वास लेके चलते हैं। वाकई बहुत कम आप जैसे नेता होंगे जो अपने दम पर अपना मकान और ज़मीन न खरीद पाएँ, लेकिन नेताओं के प्रति आम जनता के मन में काफ़ी खराब धारणा बनती जा रही है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, वो बहुत वजह है, इसमें गिनती करके बताना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में समस्याएं इतना ज़्यादा हैं और एक दूसरे के प्रति कोई अच्छा विचार नहीं रह गया है। बिजनेस वाले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे जो खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो नेता है वो सब कुछ जो पब्लिक का जो अपेक्षा है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। लोग भी कई जगह में ऐसे है कि अच्छा नेता चुनने में असमर्थ रहा है, और बहुत से जो अधिकारी हैं पद में रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। बहुत सा मंत्री ऐसे हैं, एमएलए एमपी ऐसे हैं, पद में रहते हुए पद का दुरुपयोग किया, तो इसके वजह से बदनाम हुआ ना। इसलिए तो राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए, खास करके जो नेता है, जनप्रतिनिधि लोगों को तो सोचना ही है कि आपका छवि साफ हो। अगर साफ होगा तो फिर ये जो अगली इंडियन पॉलिटिशियन जो इमेज है, नेताओं के प्रति लोगों में जो भरोसा नहीं है, ये कायम किया जा सकता है। वो काम से ही बनेगा, ये अच्छा काम करेगा तो भरोसा भी मिलेगा। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देखिए, देश के लिए आप जब भारत सरकार के एक मंत्री के रूप में, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, देश के लिए काम करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम देश के लिए मर तो नहीं सका, लेकिन देश के लिए जी तो सकता हूँ। तो आप जब जीते जी आपको पद मिला है, लोगों के प्यार मिला है, तो उसका भरपूर काम करना चाहिए देश के लिए। इसलिए मेरा तो लक्ष्य है कि मैं जिस क्षेत्र से चुनाव चुन के आता हूँ, उन लोगों के जीवन में कुछ खुशहाली लाए, एक सांसद होने के नाते, और देश के एक मंत्री होने के नाते देश के लिए काम करना है। ये एक सादा सा एक लक्ष्य है, उसी पे लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि इनकी पूरी कोशिश होगी बतौर मंत्री भारत सरकार के कि गृह मंत्रालय में कामकाज को बेहतर बनाएं, साथ ही पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं भारतवर्ष के, इनकी तरक्की में अपना हर संभव योगदान दें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।